नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि कुमार है और मैं आपके यहाँ हिंदी व्याकरण का शास्त्र पढ़ाने के लिए आया हूँ। आपका केरी विजन की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से दिया गया ज्ञान आपके लिए सार्थक हो और आने वाली जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें वह ज्ञान सार्थक रूप से बनकर उभरे और आप उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता हासिल करें। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। यदि हम बातों का ध्यान रखेंगे तो हम कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और क्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी बातें आपको पढ़ाई जाती है उन पढ़ाई गई बातों पर आपको विशेषकर ध्यान लगाना है। ठीक है, तो सफलता का एक ही मूल मंत्र मैं आपको दे चुका हूँ कि आपको अपनी स्टडी पे ध्यान लगाना है, तभी आप सफलता को अर्जित कर पाएंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक मुझे पता है यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण। और व्याकरण हमारे हिंदी शास्त्र में दो शास्त्र बताए गए, एक तो होता है व्याकरण शास्त्र, एक दूसरा होता है काव्य शास्त्र। आपने नाम सुना होगा काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र कहाँ काम आता है? काव्य शास्त्र साहित्य में काम आता है। जिस प्रकार हिंदी भाषा को बोलते समय हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसी प्रकार जब हम साहित्य की रचना करते हैं तो हमें काव्य शास्त्र के नियमों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी विषय में काव्य शास्त्र का कोई महत्व नहीं है, केवल आपको क्या पढ़ना है? हिंदी व्याकरण शास्त्र। इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। सर्वप्रथम हिंदी जो शब्द है ये आया तो आया कहाँ से? सबसे पहले दिमाग में ये बात होनी, हिंदी शब्द आया तो आया कहाँ से, और हिंदी शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है। कई बार प्रश्न आता है इस प्रकार का दोस्तों कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो इसके लिए हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक देश है, एक देश का नाम है ईरान। नाम सुना होगा आपने, चर्चा में भी है। एक ग्वादर बंदर का शायद बनाया गया था ईरान के अंदर, ये पता होना चाहिए। हमारे भारत देश जो है, इस भारत देश के पश्चिम में आपको ईरान देखने को मिलेगा। ईरान का प्राचीन नाम था पर्सिया। प्राचीन नाम क्या था? पर्सिया। और ईरान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो कौन कहलाए? ईरानी कहलाए, जैसा कि आप सबको पता है। इसी प्रकार ईरानी कहलाए, ईरान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? ईरानी। जैसे जयपुर के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जयपुरी। लखनऊ के रहने वाले लोग क्या कहते हैं? लखनवी। अजमेर के लोग रहने वाले कौन कहलाते हैं? अजमेरी। उसी प्रकार ईरान के रहने वाले लोग क्या कहलाते थे? ईरानी। और मैंने अभी भी कहा कि ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया था और पर्सिया के अंदर एक कम्युनिटी निवास करती थी जिसे हम पारसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पारसी। नाम सुना ही होगा आपने, पारसी। भारत देश में भी 1% कम्युनिटी है पारसी की जो निवास करती है। वर्तमान में जो ईरान है वो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, क्योंकि पर्सिया तो सब चले गए और यह अपने आप में कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? पारसी, ईरान के अंदर। आपको पता होना चाहिए पारसी को ही हम कह सकते हैं फारसी। आप बोल सकते हैं सर पारसी को फारसी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे आप जाओगे कभी ब्यावर से आगे राजसमंद उदयपुर साइड के अंदर तो बस सड़क को हड़क बोलते। ठीक है, मैं तो एक बार जाने का मौका मिला मुझे, तो मैंने 100 रुपया बोला तो 100 रुपये बोला हो रुपया, तो सड़क को हड़क बोलते हैं। उसी प्रकार जो ईरान के रहने वाले लोग थे वे स को पढ़ते थे ह, और स को क्या पढ़ते थे? ह। इसी प्रकार जो त और थ था हमारे हिंदी भाषा का, उसे पढ़ा करते थे ये त। इसी प्रकार द और ध, इसे पढ़ा करते थे द। और इसी प्रकार आता है प और फ, इसे पढ़ा करते थे वो प। स को ह कहा करते थे, त और थ को त कहा करते थे, द और ध को द कहा करते थे, और प और फ को क्या कहा थे? प कहा करते थे। देख सकते हैं आप यहाँ पे
पारसी और पा को क्या कहा करते थे? फ। तो पारसी से क्या बना? फारसी। अब इसके बीच में एक नदी बहती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है। उस नदी का नाम आप सभी को पता है, सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु। ये सिंधु बड़ा विवाद भी रहा इस नदी के पीछे, क्योंकि इसके डैम बना रहे हैं, हम पाकिस्तान में पानी नहीं जाने देंगे। एक फिल्म आई थी हिना, देखी होगी आपने, ऋषि कपूर उसमें गिर जाता है और बहता हुआ पाकिस्तान चला जाता है। तो ये सिंधु नदी, अब मैंने कहा, और ये हमारा एक देश है, प्यारा भारत देश, जिसका आप जानते हैं, ये हिंदुस्तान या भारत कहो, आर्यवृत कहो, मैं इसको आर्यवृत कह सकता हूँ, क्योंकि प्राचीन नाम क्या था? आर्यवृत। तो जो ईरान के लोग बाग थे, वो सिंधु नदी के पार जो रहने वाले लोग थे, उन्हें सिंधु की जगह कहा करते थे हिंदू। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, 100 रुपया को कहा थे हो रुपया, उसी प्रकार सिंधु को कहते थे हिंदू। अब कैसे बना सिंधु से हिंदू? अभी अभी मैंने जस्ट कहा कि ईरान के रहने वाले लोग स को पढ़ा करते थे ह, तो स किस्म से सी किस्म चले गए ही में, और ये न की बिंदी, और ध किस्म त और ध, सॉरी द और ध को क्या पढ़ते थे? द। तो सिंधु से क्या बना बताइए? हिंदू, छोटी की मात्रा। और हिंदू आर्यवर्त के लोगों को कौन कहा करते थे? ईरान के रहने वाले लोग, जिसे ईरानी कहते हैं। हिंदू से बना हिंदू। वर्तमान में हिंदू में मात्रा बड़ी आती है, ये पता होना चाहिए। कई बच्चे मात्रा क्या लगाते हैं? छोटी। तो छोटी मात्रा नहीं, हिंदू में मात्रा क्या आती है? बड़ी। और हिंदू से एक शब्द बना दे कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग क्या कहे? हिंदुस्तान। अभी तान शब्द आया, हालांकि हिंदुस्तान शब्द बाद में आया, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो इसमें आ गई थी, तो इस मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के रहने वाले लोग हैं, हम तो एक नाम से जानेंगे, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान और तय और थ को हम क्या पढ़ते हैं? थ भी पढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान कहो या फिर कहो हिंदुस्तान, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने एक बात समझाई। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये बन सकता है कि हिंदी जो शब्द है, ये मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है? तो हम इसका उत्तर क्या देंगे कि हिंदी मूलतः ईरानी भाषा का शब्द है, या पारसी भाषा का शब्द है, या फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, सब चीज़ क्लियर होगी। पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। तो हिंदी हमारा पारसी या फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। मैंने कहा पर्शिया पुराना देश था, उनका प्राचीन नाम था, वहाँ के लोग रहने वाले कहलाते पारसी। तो यहाँ पे हम बात कह सकते हैं कि एक बात कि बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ है और नामकरण किसने करा है? पड़ोसी ने। यही बात यहाँ पे सार्थक नज़र आ रही है कि हिंदी ने जन्म तो यहाँ लिया है, हालांकि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ ये आपको बताया जाएगा, लेकिन नामकरण किसने करा? नामकरण करा है वहाँ के रहने वाले लोगों ने। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं इसी बात को आगे। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, भारत का नक्शा आपके सामने बना हुआ है ही, ठीक है। जो भारत देश है, मैंने कहा विश्व की 3000 भाषाएं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जनरल सी नॉलेज बता रहा हूँ, विश्व की कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाएं। और हम तो एक ही भाषा को नहीं जानते हैं, कई विद्वान तो कितनी भाषा को जानते हैं। विश्व की 3000 भाषाएं हैं। हम मुझके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी इनको सोचने लगेंगे। अगर आप इतिहास के संदर्भ में जाएंगे तो विश्व की 3000 भाषाएं, और ये 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। 13 भागों में मान लीजिए, या भाषा परिवार, एक शब्द दे रहा हूं मैं यहाँ पे, भाषा परिवार। 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है, जिसमें भारोपीय परिवार की हमारी भाषा निकलेगी। तो उस समय जो भारत है, भारत में उत्तर भारत, ये पूरा का पूरा उत्तर भारत है, आपको पता होना चाहिए। इसको मैं एक नाम दे रहा हूं यहाँ पर, उत्तर भारत।
उत्तर भारत। और ये आपको पता है कौन सा भारत है? दक्षिण भारत। तो भारत के अंदर दो भाषाओं का बड़ा प्रभुत्व था, दो भाषा परिवारों का बड़ा प्रभुत्व था। एक तो आर्य परिवार की भाषा, आर्य परिवार, ये भी आपने नाम सुना होगा। और दूसरा दक्षिण भारत में बात करें द्रविड़ परिवार। कौन सा? द्रविड़ परिवार। आप उसमें द्रविड़ नाम भी सुना होगा। द्रविड़ से ही शब्द आया दक्षिण। यानी भारत के अंदर वैसे तो कई भाषाओं बोली जाती है, हमारे संविधान के 22 भाषाओं को संविधान में जगह भी दी गई है, लेकिन भारत की भाषा परिवारों की बात करें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। आर्य परिवार के अंदर जितनी भाषा हैं, उत्तर भारत में जितनी भाषा बोली जाती है, वो सारी की सारी भाषा कौन से परिवार की है? आर्य परिवार की। इसी प्रकार दक्षिण भारत के अंदर जो भाषा बोली जाती, जितनी भी तमिल है, तेलुगु है, जितनी भाषाएं हैं, वो सारे द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तो यहाँ तक भी आपको बात क्लियर हो गई कि भारत में मूलतः दो परिवार की भाषाओं का प्रचलन है, पहला आर्य परिवार, दूसरा द्रविड़ परिवार। उत्तर भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, इसमें हिंदी भी है, पश्चिमी हिंदी भी है, हरियाणवी भी है, अवधी भी है। जितनी भी भाषाएं हैं वो सारे आर्य परिवार की भाषाएं। इसके अलावा दक्षिण भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो सारी की सारी दक्षिण परिवार की भाषाएं हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो हम मूल रूप से जो भारतीय भाषाएं हैं इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। भारतीय भाषा को कितने भागों में बांट सकते हैं साहब? 3 भागों में बांट सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, इस पेज को नीचे लेने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। भारतीय भाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला नाम हम कर सकते हैं प्राचीन भारतीय भाषा, ठीक है। दूसरा हम नामकरण कर सकते हैं मध्य भारतीय भाषा, और तीसरा हम नामकरण कर सकते हैं आधुनिक, जो वर्तमान में प्रचलन है, आधुनिक भारतीय भाषा। हालांकि ये सब बातें आपको जनरल नॉलेज के लिए बताई जा रही है, परीक्षा में इस प्रकार के आपके प्रश्न से कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हिंदी निकली है तो निकली कहाँ से। मूल बात पे आएंगे। अभी हमने चर्चा करी कि भारत के अंदर 2 परिवार निवास कर रहे हैं, आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। उत्तर भारत में जितनी भाषा बोली जाती है उन सभी भाषाओं में आर्य परिवार के अंतर्गत उनको गिना जाएगा। दक्षिण भारत में जो भाषा बोली जाती है वो सारे के सारे द्रविड़ परिवार में गिनी जाएगी। इनमें से सबसे प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी थी? संस्कृत, जिसका ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है। सबसे प्राचीन वेद जो बताया गया है कौन सा? ऋग्वेद। 4 वेद हमें पता होना चाहिए। और उसकी उत्तराधिकारणी बोला मैंने, उत्तराधिकारणी मतलब लिंग परिवर्तन हो गया हिंदी का। किसमें चलेगी? स्त्रीलिंग में। सारी भाषाएं जो होती है वो कौन सी लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है। उत्तराधिकारणी आपको हिंदी को देखने को मिलेगी। अब कैसे मिलेगी उस पर हम आ रहे हैं। मैंने कहा मोटे रूप से हम भारतीय भाषा को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहले एक शब्द आता है संस्कृत। अभी भी मैंने कहा संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में शब्द आता है संस्कृत। संस्कृत वाले इसको संस्कृत भी पढ़ते हैं, कि बिंदी जो लगी हुई है, अनुस्वार जो लगा हुआ है, उसको म ही पढ़ते हैं। आप संस्कृत पढ़ें या संस्कृत करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे लिए दोनों ही सही है। लिखावट 100 बका और एक लिखा, लिखने में बिल्कुल सही होना चाहिए। संस्कृत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। संस्कृत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो सकता है इसके अंदर वैदिक, नाम सुना होगा वैदिक, मूल शब्द इसमें वेद, वो वेद से क्या बना? वैदिक। और दूसरा है लौकिक। आप बोल सकते हैं सर ये वैदिक और लौकिक क्या होता है? वैदिक का मतलब होता है वेद, और लौकिक का मतलब तो लोक, क का मतलब ग, लोग। वैदिक जिसमें वेद रचे गए हैं,
जिसमें क्या रचे गए? वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब की रचना जो रची गई है वो किसमें रची गई है? वैदिक काल के अंदर। जितने भी हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे वेदों की रचना, उपनिषदों की रचना। और लौकिक, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये ब्राह्मणों की भाषा थी। जो प्रखंड विद्वान पंडित थे वो अपनी भाषा संस्कृत तो थी, लेकिन उस भाषा को ज़रा क्लिष्ट बना दिया जाता था, कठिन बना दिया जाता था। और कभी आपको ऋग्वेद पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको देखेंगे जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसकी भाषा वो बड़ी कठिन है, क्लिष्ट है। उच्चारण करने के अंदर इतने लंबे लंबे श्लोक की उच्चारण करने में क्या आ सकती है? दिक्कत आ सकती है। और लौकिक के अंदर रची गई है रामायण, रामायण या फिर रामायण, महाभारत, भाई रामायण महाभारत को लौकिक में क्यों रखी गई? क्योंकि लोगों को ज्ञान देना है, और लोगों को ज्ञान देना है तो आम जन को ज्ञान देने के लिए सरल भाषा में रचना होगी। तो लोगों को जो बातें समझ में आ सके उस भाषा के अंदर, सरल से सरल भाषा के अंदर लोगों को ज्ञान दिया जाएगा। ज्ञान देने के लिए उन्होंने क्या करा? दो संस्कृत के दो भाग कर दिए, वैदिक और लौकिक, जिसमें वेदों की रचना हुई तो उसमें रामायण महाभारत की रचना हुई। इनका समय काल भी आपको पता होना चाहिए, 1500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में BC बोलते हैं, ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सब में 500 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं, सब में 500 का अंतर। और इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से कौन सा हो गया भाई साहब? 500 ईसा पूर्व, देख सकते हैं। अब सबसे पहले दिमाग में एक शब्द आता है, ये ईसा पूर्व क्या है? देखिए, भारतीय इतिहास को समयबद्ध में बांटने के लिए हमको कोई ना कोई तो तारीख चुननी चाहिए, और चुनने के लिए हमें कोई ना कोई तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो भारतीय इतिहास को इतिहासबद्ध करने के लिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला, और बीच का रास्ता क्या निकाला? इसको ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इतनी सी बात हमें पता है कि ईसा मसीह का जन्म से पहले, भाई इसका तात्पर्य क्या है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद ईसवी सन कहना स्टार्ट हो गया, और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व लगाने लग गए। जैसे हमारे यहाँ 2020 ईस्वी चल रहा है, मतलब आज के 2020 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उससे पहले का जो काल है हम उसे ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में BC और AC ये चलता होगा, आपने सुना होगा BC, बिफोर ऑफ क्राइसिस। बिफोर का मतलब क्या हो गया? ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक होता है AC, AC का मतलब वाली AC नहीं है, दिमाग में आ जाए तुम्हारे किस वाली AC बना रहे। AC का मतलब क्या होता है? आफ्टर और क्राइस्ट, मतलब ईस्वी। साधारण सी बात कर रहा हूँ मैं, ईस्वी। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी, ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है, सबसे पहले दिमाग में, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन उससे ईस्वी क्या है, ईसा पूर्व क्या, तो मैंने बता दिया ईसा मसीह के जन्म से पहले। और आगे हम चर्चा करते हैं। संस्कृत की हमने बात कर ली। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के अंदर संस्कृत से ही निकली है पाली। पाली, महात्मा बुद्ध का आपने नाम सुना होगा, और महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, स्तूपों का नाम सुना होगा, बिहार के बोध गया का नाम आपने सुना होगा, इतिहास आप पढ़ते ही हो पाली। और पाली जो भाषा है इसका समय काल में बता रहा हूँ, 500 ईसा पूर्व से लेकर के फर्स्ट यानी पहली ईस्वी, यानी अब ईसा मसीह का क्या हो चुका है भाई साहब? जन्म हो चुका है, ये मान के चलिए पहली ईस्वी। पाली से ही बात हम करते हैं, पैसा आगे आ गया। आधुनिक आर्य भाषा का नाम होगा, पाली से बनी है प्राकृत। पाली से क्या बनी है? प्राकृत।
प्राकृत का समय हम बताते हैं पहली ईस्वी से, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ये हर्षवर्धन के समय की बात, गुप्त काल के समय की बात कर रहे हैं। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, चलो ईस्वी हो गया। प्राकृत के बाद हम बात करते हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश, अपभ्रंश ये भी सुना होगा आपने। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। कैसा रूप? बिगड़ा हुआ रूप। देखिए, भाषा में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है। भाषा में परिवर्तन आने के लिए लगातार समय लगता है। 100 साल, 200 साल लगातार बीच का समय गैपिंग हो जाता है। तब भाषा का रूप क्या होता है? लगातार परिवर्तन होता है। जैसे अंग्रेज, जब जहांगीर के समय में अंग्रेज आए साहब, तो अंग्रेज पहले अंग्रेजी जानते थे क्या? हम नहीं जानते थे अंग्रेजी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे यहाँ पे अंग्रेजी बोलना उन्होंने स्टार्ट करी। और मैकाले का नाम आपने सुना होगा। भारतीय इतिहास के अंदर उनका नाम बड़ा प्रमुख है इतिहास के अंदर। और उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो लगातार हम अंग्रेजी के इतने शब्द इस कदर आ गए हमारे मन में कि हम उन अंग्रेजी के शब्दों को निकाल ही नहीं पाते। यदि हिंदी में उनको कन्वर्ट करने के लिए बैठेंगे तो हमें हिंदी के शब्द ही कठिन लगने लगेंगे। चलिए अपनी बात पे आता है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। क्या होता है? बिगड़ा हुआ। लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। बिगड़ा हुआ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे। बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ का मतलब क्या होता है कि अब भाषा का रूप संस्कृत से लगातार पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ रूप आया। ये बिगड़ा हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा साहब 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। मैं बात कर रहा हूँ 1500 ईसा पूर्व से हम कहाँ लिखा है? 1000 ईस्वी तक। और इस अपभ्रंश में एक अपभ्रंश आता है, इसका नाम है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश। इस शोरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। यानी अगर आधुनिक आर्य भाषा की हम बात करें तो आधुनिक आर्य भाषा के अंदर हिंदी का जो जन्म है वो 1000 ईस्वी से, किससे भैया? 1000 ईस्वी से वर्तमान तक, जो हम हिंदी बोल रहे हैं वर्तमान तक मान सकते हैं। 1000 ईस्वी से कहाँ तक बताइए? बताइए। वर्तमान तक। 1000 ईस्वी से वर्तमान तक हम इसे मान सकते हैं। आपने मीर खुसरो का नाम सुना होगा, उसकी पहेलियाँ, मुकरिया का नाम सुना होगा आपने। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे ऊंधा पड़ा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उसमें एक ना गिरे। इस पहेली का उत्तर है आकाश, क्योंकि उसमें ऊंधा है हमारे सर पे और तारे उसके अंदर मोती के समान बताए गए हैं। ठीक है। पान सड़ा क्यों? गधा या घोड़ा अड़ा क्यों? इसका भी उत्तर है फिर आया ना आया था। आपने पान वाले को देख रखा होगा, पान वाला लगातार पान को पलटता रहता है। क्यों पलटता रहता है? क्योंकि इसमें दाग नहीं लगे। अगर दाग लग जाते हैं तो पान क्या होता है? सड़ जाता है। और घोड़े को भी अगर आप खड़ा कर दोगे तो घोड़ा अड़ जाएगा, और अड़ जाएगा तो फिर वो दौड़ने लायक नहीं रहेगा, दौड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो अड़ गया। अभी कोरोना काल के अंदर सभी अधिकतर बच्चों को पढ़ने की लत जो है दूर चली गई, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें नहीं रही, या सब घर में बैठे बैठे रहते इस कदर आलसी हो गए हैं कि एक बार अब पुनः अपने मंजिल, मुकाम, डेस्टिनेशन पर लौटने के लिए तो तकलीफ़ होती है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो हमने बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय, हमने कहा कि मुख्य रूप से हम जो भारतीय भाषाओं को 3 भाषा परिवारों में बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन का मैंने समय बताया संस्कृत, संस्कृत से निकली पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से निकली अपभ्रंश, अपभ्रंश में एक शोरसेनी अपभ्रंश है, और सेनी अपभ्रंश से निकली हिंदी, यानी वर्तमान तक। यानी कह सकते हैं हिंदी को जन्म देने का काम किसे कहा गया है? संस्कृत ने। तो हम कई बार आपने सुना भी होगा सभी भाषाओं की जननी जो है वो कौन सी भाषा है? बताइए, संस्कृत है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम आते हैं हिंदी पे।
ठीक है, अब हम आते हैं हिंदी पर। हिंदी के लिए देखिए, हिंदी पढ़ने के लिए हम व्याकरण, पहले यहाँ पे भी कुछ बातें आपको जनरल से समझनी पड़ेगी कि वर्ण क्या है, पद क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, क्योंकि कई बच्चों को ये सब बातें नहीं नॉलेज होती है। अगर आप, जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो सबसे पहले हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, लिरिक्स का कौन के किस गाने किसने गाए, इन सब के सामने आता तो पता चल जाता है हीरो ये है, हीरोइन ये है, और गाने इस व्यक्ति ने गाए। उसी प्रकार हिंदी का जो बेसिस है वो क्या है, वर्णमाला है। तो वर्णमाला के बगैर हम किसी भाषा को सीख नहीं पाएंगे। कोई सी भाषा हो, वर्णों का तो आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। जब हम LKG HKG में जाते थे तो आपने देखा हो, सबसे पहले वर्ण पे अधिकार प्राप्त करना सिखाया जाता है। उसी प्रकार व्याकरण यदि आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको वर्णों पे अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम कुछ कुछ बातें जनरली समझाते हैं। पहले क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला का यदि समास विग्रह करते हैं, वर्णमाला का क्या करते हैं, समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब होता है फैलाना। वर्णमाला का यदि हम समास विग्रह किया जाता है तो समास विग्रह क्या होगा, वर्णों की माला। इसकी माला वैसा, वर्णों की माला, ये वर्णों की माला है। और वर्णों की माला सुंदर कब लगेगी, जब वह व्यवस्थित होगी। अगर अव्यवस्थित होगी तो हम उससे जिंदगी भर याद नहीं कर पाएंगे। स्थान यदि परिवर्तन लगातार होते रहे तो हम याद कर पाएंगे क्या उसे, नहीं, याद नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, वर्णों की माला कैसी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। सारी की सारी बातें आपको यहाँ क्लास में ही याद हो जानी चाहिए और हो जाएगी, लेकिन ज़रूरत है डेडिकेशन होने की, डेडिकेट होने की। जैसे फिल्म देखते हैं, जब हम तो फिल्म देखते हैं 3 घंटे की फिल्म होती है, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान हमारा कहाँ होता है, फिल्म की तरफ। उसका एक एक डायलॉग, एक एक गाना, ये सब हमें पता होता था कि सूर्य ने कौन सा डायलॉग कब गाया, क्या गाया। क्यों, हमारा पूरा का पूरा उसकी तरफ क्या है, डेडिकेशन। उसी प्रकार जब आप ये क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो पूरा का पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। हाथों याद हो जाएगा, कोई आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोज़ का रोज़ पढ़ लेना तो आपको वो जीवन भर याद रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। समास विग्रह वर्णों की माला। देखिए, आज जब आप बाजार जाते हैं तो बाजार जाते समय एक माला लेते हैं। क्या लेते हैं, माला। और माला किसकी लोगे, फूलों की। चलो इसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के फूल डाल लेते हैं। ये लीजिए फूल, सुंदर फूल, अच्छी लगनी चाहिए माला। फूलों की माला, ये सब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फूलों की माला, और फूलों की माला में बीच का जो गैपिंग देखो, बिल्कुल क्या है, समान है। यदि गैपिंग समान नहीं है तो माला क्या सुंदर लगेगी, क्या नहीं, माला सुंदर नहीं लगेगी। और माला सुंदर लगने के लिए इन फूलों का जो क्रम है, या भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल जोड़े गए हैं, इन फूलों का क्रम कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो व्यवस्थित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी माला के अंदर फूल है वो बिल्कुल एक ही आकार के, या छोटे बड़े जो उनमें आरोही अवरोही क्रम जैसा भी हम बना सकते हैं, उस रूप में रखना पड़ेगा, तभी माला सुंदर लगी। उसी प्रकार किसी भी भाषा की, विश्व की 3000 भाषाएं हैं, 3 भाषा में कहीं ना कहीं तो वर्ण होंगे। जो भी भाषा है, जिस भी भाषा है, उन सभी वर्ण, भाषा में जो भी वर्ण हैं उनको अगर सीखना है तो क्या कहा, किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित, एक शब्द आया व्यवस्थित, समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। मैंने अभी कहा विश्व की 3000 भाषाएं, और यदि कोई सी भाषा आपको सीखनी है तो सबसे पहले उसके वर्णों पर अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। और वर्णों पर अधिकार प्राप्त कब करवाएंगे, जब उनको वर्णों क्रम क्या होगा, निश्चित होगा, मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह होगा। यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, क के बाद ख, ख के बाद ग, यहाँ व्यवस्थित क्रम है। अगर व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो हम उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कभी भी नहीं कर पाएंगे, पहली बात। ठीक है, अब वर्णमाला की बात हमें समझ में आ चुकी होगी। अब हम आगे चलते हैं। वर्णमाला के बाद हम बात करते हैं व्याकरण की। देखिए व्याकरण क्या है, देखिए व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें हिंदी बोलना आती है, पढ़ना भी आती है, लेकिन क्या हमें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त है,
नहीं है। तभी तो हम सब जने आप और हम एक लाइव क्लास के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हैं। जब हमें ज्ञान नहीं है किसका, व्याकरण का, तो हमारा जीवन क्या है, नीरस है। हिंदी बोलना एक बड़ी बात नहीं है, व्याकरण की नॉलेज आपको है या नहीं है। जैसे मेरा एक मित्र है एंड्रू, तो अंगूठा टेक है बिल्कुल, लेकिन क्रिश्चियन है। तो उनके घर का जो माहौल है वो अंग्रेजी का है, तो अंग्रेजी आपस में बोलते हैं, करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि इस चीज़ को समझाओ तो समझा नहीं पाता है, या ग्रामर के अंदर जो एरर आते हैं, त्रुटियाँ आती हैं, उसको समझा नहीं पाएगा वो। भले उसको इंग्लिश बोलना आती है लेकिन वो समझा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको व्याकरण की नॉलेज नहीं है। तो हम सब जने यहाँ किस प्राप्त करने आए, व्याकरण की नॉलेज लेने आए, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने आए। व्याकरण क्या है, देखो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। एक शब्द आया, क्या करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब एनालिसिस, खंड खंड कर देना। जैसे व्याकरण के हम टुकड़े कर दें, व्याकरण के टुकड़े क्या होंगे, विधन आधन करण। आप देख सकते हैं व्याकरण के टुकड़े क्या होंगे, विधन आधन। इसके भी मैंने क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार व्याकरण के जब हम खंड कर देते हैं, जैसे आप देखा होगा जब हम कोई काम सीखते हैं तो सबसे पहले उसको खोल दिया जाता है पूरी अच्छी तरीके से। मिक्सी आपने ली, आपको उसको बनाना सीखना, सबसे पहले उसको पूरे पुर्जे को खोलना पड़ेगा। उसके बाद एक एक पुर्जे को जब आप सेट करते जाते हैं तो पता चल जाता है हाँ इस प्रकार इसका प्रत्येक पार्ट जुड़ेगा। उसी प्रकार व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या, विश्लेषण करना, एनालिसिस कर देना, खोल देना। या हम एक बात और बोल सकते हैं, भली भांति समझना। भली भांति समझना। आप बोल सकते हैं सर भली भांति समझना ये क्या हो सकता है। भली भांति समझने का मतलब यही है कि अच्छी तरह से समझ लेना। हमने एक मिक्सी को खोला, उसको जोड़ा, भली भांति समझ लिया कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा। उसी प्रकार व्याकरण की बात करें, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या, विश्लेषण करना। और आगे क्या लिखता है कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, मैंने कहा कि हिंदी में दो शास्त्रों का प्रचलन है, एक है व्याकरण शास्त्र, दूसरा है काव्य शास्त्र। और साहित्य में हम काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं, जबकि हिंदी के जो विद्वान हैं वो किसकी चर्चा करते हैं, व्याकरण शास्त्र की चर्चा करते हैं। तो एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा पढ़ने और बोलने, मैंने एक और शब्द यहाँ पे पढ़ने, लिखने तथा बोलने और पढ़ने के नियमों का क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखिए तीन बातें आ गई यहाँ पे, लिखना भी है हमें, बोलना भी है, और क्या करना है बताइए, पढ़ना भी है। यानी यदि आपको भाषा में व्याकरण की नॉलेज होगी, व्याकरण का ज्ञान होगा, तो आप किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ पाएंगे, शुद्ध रूप से लिख पाएंगे और शुद्ध रूप से क्या है, बोल पाएंगे। कई बार होता है जब हम बोलते हैं तो हम लिख नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में उसका बिंब नहीं बन पाता है कि उसको किस प्रकार शुद्ध लिखें। कई शब्द होते हैं अंग्रेजी में, कई बार होता है हमें मिस्टेक होने लग जाती है क्योंकि स्पेलिंग का हमें ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इस बात को सिद्ध करने के लिए, चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको ये मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, हिंदी हमारी, पढ़ो इसको एक बार, पढ़ लिया। मैं कहता हूं यहाँ पे कई बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है। कईयों ने पढ़ा होगा, लेकिन जिनको ज्ञान है उन्होंने पढ़ा होगा हिंदी हमारी मातृभाषा है। देखिए दो शब्द बोले आपने इसको, एक तो क्या कहा बताइए, एक तो आपने कह दिया यहाँ पे मात्र, देखो एक शब्द आया मात्र। मात्र का मतलब तो क्या होता है, केवल। मेरे पास मात्र 5 रुपए हैं, यानी मेरे पास केवल 5 रुपए हैं। तो आप मात्र को मातृ नहीं कह सकते और मातृ को मात्र नहीं कह सकते।
दोनों बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। पहली बात तो यदि मुझे व्याकरण का ज्ञान होगा तो मैं इसे शुद्ध रूप से क्या है, पढ़ पाऊंगा, मातृ पढ़ूंगा। पहली बात तो लिख भी शुद्ध पाऊंगा। मैंने कहा हिंदी हमारी मातृभाषा, तुमने मातृ तो गलत ही लिखोगे, ना शुद्ध रूप से पढ़ पाओगे, ना लिख पाओगे, ना ही बोल पाओगे। चलो एक और उदाहरण देता हूँ। कई बार मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, वेयर आर यू गोइंग, देखिए अच्छी तरह। और दूसरा मैं लिखता हूँ वेयर यू आर गोइंग। इस चीज़ को समझें। देखिए अंग्रेजी भी आपको पढ़नी है ये पटवारी में अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, दोनों भाषाओं का अपना अपना अलग अलग स्थान है। यहाँ पे हम जनरल चर्चा कर रहे हैं अभी अपनी बात को समझाने के लिए कि वेयर आर यू गोइंग। पहला मेरा प्रश्न क्या है, दोनों सेंटेंस राइट हैं या एक सही है या दूसरा क्या है बताइए गलत है, ये आप मुझे बताइए। पहले तो वेयर आर यू गोइंग, दूसरा है वेयर यू आर गोइंग। कई बच्चे जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर होती है अपनी अंग्रेजी भी सुधार सकते हैं, कोई बात नहीं। कि करत करत अभ्या जड़मती हो तो सुजान रसरी आवाजा सील पड़त निशान, ऐसा हमने पढ़ा ही है। पहले वाला वाक्य क्या है, वेयर यू आर यू गोइंग। सब बच्चे दिखते बोलेंगे सर ये वाला सही है, ये वाला क्या है गलत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दोनों सेंटेंस सही है, बोथ सेंटेंस आर राइट्स। आप बोलो सर ये कैसे पॉसिबल है, पहला वाला ही सीखा हमने, दूसरा वाला सीखा ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बात तो सीख ली कि WH वर्ग के पास हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सीखिए, सबने रट्टा मारा आप सभी ने। लेकिन ये सोचना चाहिए यहाँ पे वेयर का मतलब मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे वेयर का मतलब है कहाँ, समझे आप। और यहाँ पे वेयर का मतलब क्या है, जहाँ। भाई ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस जो है, पहला वाला जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। देखो मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है, वेयर आर यू गोइंग, इसका मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने उत्तर क्या दिया, वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो। आप देखो यहाँ पे मैंने डॉट का निशान लगा रखा है, देख सकते हैं आप डॉट, ये मैंने डॉट का निशान लगा रखा है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोनों सेंटेंस राइट है, लेकिन पहले का मतलब कहाँ है, दूसरे का मतलब जहाँ है। और ये बात भी हमें कब पता चलेगी, जब हमें व्याकरण की क्या होगी, नॉलेज होगी, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त होगा। और व्याकरण के ज्ञान के अभाव में हमारा जीवन नीरस बना रहेगा, क्योंकि हम उन तत्वों को, मूल तत्वों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने अपनी बात बहुत अच्छी तरह आपको शायद समझा दी होगी कि व्याकरण क्या है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विश्लेषण करना। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा पढ़ने और बोलने, मैंने एक लाइन और ऐड कर दी, पढ़ने बोलने के नियमों का क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक बात है, चलिए आगे चलते हैं हम। व्याकरण के बाद हम बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है बताइए। इस पृथ्वी पे क्या है, वायुमंडल। इस पृथ्वी अगर वायु नहीं हो तो क्या मैं जो आपको बोल रहा हूँ वह बात आप तक पहुँच पाएगी, क्या नहीं। इसका माध्यम क्या है, वायु, हवा है। आप अंतरिक्ष में जाओ और जोर जोर के चिल्लाओ तो क्या एक दूसरे की बात सुन पाते हैं, क्या भाई नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। इस पृथ्वी पे ही वायुमंडल है, वायु है। वायु से क्या होता है, संवहन होता है, अपनी बात जो होती है दूसरे तक पहुँचती है। तो यही बात करूँगा, ध्वनि क्या है। देखो मेरे मुख से जो भी सारी बातें निकली वो सारी की सारी क्या है, ध्वनि है। सारी की सारी क्या है, ध्वनि है। मैं लिखित की बात नहीं कर, लिखा नहीं है, केवल जो मैं बोल रहा हूँ। लिखे हुए तो ये कितनी सारी बातें मैंने अभी आपके सामने बोली, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी बातें क्या है, ध्वनि है। तो ध्वनि पे हम आते हैं। ध्वनि क्या है, मनुष्य के उच्चारण अवयवों, अवयवों का मतलब होता है भाग। अवयव का मतलब क्या होता है बताइए, भाग।
चलो नया रंग लेते हैं। अब अवयव का मतलब क्या होता है? भाग। भाग का मतलब होता है हिस्सा, अंग्रेजी में बोल सकते हैं पार्ट। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओस, सारी बातें भी आपको सीखनी है। तो मनुष्य के उच्चारण अवयव से उच्चरित, यहाँ पे उच्चरित कर दिया, कोई बात नहीं, हम इसको भर देते हैं इस वाले पोर्शन को अच्छी तरह। ठीक है, चलो, मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उच्चरित वह ध्वनि जो सार्थक हो। सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। भाई सार्थक का मतलब क्या हो गया? सार्थक का मतलब हो गया सैधन अर्थक से बना है। सार्थक का मतलब जिसका कोई ना कोई क्या निकले, अर्थ निकले। मुझे निरर्थक शब्दों की आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता किसकी है? सार्थक शब्दों की। सार्थक से तात्पर्य क्या? इसका कोई ना कोई क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। मैं घर पे गया, मैंने कहा रोटी वोटी बना ली क्या? और रोटी क्या होती है, वोटी क्या होती है? रोटी तो सही है, वोटी क्या होती है? लेकिन कई बार हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों को भी कह देते हैं, बोल देते हैं। साड़ी वाड़ी, रोटी वोटी, ठीक है, कपड़ा सपड़ा। ये कपड़ा होता, सपड़ा क्या होता है? केवल तुकबंदी के लिए, तुकबंदी जोड़ने के लिए। कि कई बार आपने गाना सुना होगा, गानों का मिनिंग तो होता नहीं है, हैं? और गाने गा दिए जाते हैं। जैसे गाना आता है, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, और जुलम भयो रामा जुलम भयो रे। अब आप सोच सकते हैं जोड़ा तो हंस और हंसनी का होता है, हंसों का तो जोड़ा होता ही नहीं है। लेकिन अगर गायक कलाकार जो लिखने वाला है वो बनाता हंस और हंसनी का जोड़ा बिछड़ गयो रे, तो भैया कन्फ्यूजन हो जाती है। गायक कलाकार बोलता है बैठ नहीं रहा, तुकबंदी नहीं बैठ रही, क्या करे, कोई बात नहीं, तुकबंदी नहीं बैठ रहा, हंसों को बना दो जोड़ा। तो उसने गाया क्या गाया? दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे। एक गाना और आता है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसू के संग बह गया। भाई मुझे एक बात बता, तेरा जीवन कोरा था, तूने खुद ने कहा कोरा ही रह गया, अब तूने कोई लिखा तो था ही नहीं, और आंसू के साथ क्या बहेगा फिर? तो कई गाने जिससे हम बात कर रहे हैं, तो एक हंसी वाली बात भी आती है यहाँ पर कि सार्थक शब्द की हम बात कर रहे हैं, जिसका कोई ना कोई क्या निकले, अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं सार्थक हो। और जब तक हम बात यहाँ पे एक बात और जोड़ रहे हैं, और जब तक अलिखित रूप में हो, लिखित की बात नहीं कर रहा हूं, अलिखित रूप में हो, तब तक उसे ध्वनि की संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। आपका भी कोई ना कोई क्या है बताइए? नाम। तब तक उसे ध्वनि की संज्ञा दी जाती है, ध्वनि का नाम दिया जाता है। कहने का तात्पर्य जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं जिसका लिखित कुछ भी रूप नहीं, वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी क्या है बताइए? ध्वनि है। सारी की सारी क्या है? ध्वनि है। अलिखित रूप में जो भी, लिखित वर्णन की बात हम नहीं कर रहे। मेरे मुख से जितनी भी बातें निकल रही, जो भी बात मैं कह रहा हूँ, वो सारी की सारी क्या है बताइए? ध्वनि है, जिसको मैंने लिखा नहीं है। ठीक बात है? यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई होगी ध्वनि क्या है। आगे हम चर्चा करते हैं लिपि। भाई लिपि क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। अशोक के काल में आपने पढ़ी होगी खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि लिपि, हिंदी कौन सी लिपि है। पहली बात तो आप सभी को पता है बहुत अच्छी तरह, मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सभी होशियार हैं, अपने विषय को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक शब्द आता है यहाँ पे देवनागरी, देवनागरी। ठीक है, कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है, ये आपको पता होना चाहिए, देवनागरी लिपि। ठीक है, लिपि क्या है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित संकेत चिन्ह एवं एक निश्चित क्या होती है? आकृति होती है। इस बात को भी समझते हैं। मैंने कहा प्रत्येक ध्वनि का, देखो अभी हम ध्वनि को लिखेंगे, लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? लिपि चाहिए कोई ना कोई। लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? लिपि चाहिए कोई ना कोई। तो हम कौन सी लिपि में लिखते हैं भैया? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक बात है। यहाँ पे पंजाबी, आपने पंजाब में पंजाबी जो भाषा बोली जाती है उसे गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, आपने शारदा लिपि का भी नाम सुना होगा। ठीक है, आपने फारसी का भी नाम पे, फारसी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उर्दू को लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हमने प्रत्येक ध्वनि का निश्चित संकेत चिन्ह एवं एक निश्चित आकृति होती है। भाई इसका मतलब क्या? जैसे आपने यहाँ पे ए लिखा, ये ए,
और इसे लिखा बी सी। बताइए इसके लिखने का तरीका निश्चित है या नहीं है? क्या इसके तरीके को हम बार बार बदल सकते हैं क्या? भाई नहीं। ए को हम भाई ऐसे लिखते हैं, बी को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर नहीं। सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे साहब नहीं। क को हमने ऐसे लिखा, इसका तरीका है निश्चित। ख को लिखने का तरीका, ग को लिखने का तरीका। हाँ बोलो सर का को सर ऐसे नहीं ऐसे बना देते हैं, मैं बोलूँगा साहब नहीं। ग को हम ऐसे बना सकते हैं, आप बोलेंगे साहब नहीं। ग को साहब हम ऐसे बना देते हैं, बोले मैं लूँगा नहीं। भाई ग को हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? ये राइट है, ये क्या है? रॉन्ग। ये भी राइट है, रॉन्ग। क्योंकि इनके लिखने का तरीका क्या है? निश्चित है। प्रत्येक चीज को लिखने का तरीका क्या है? निश्चित है। अनिश्चित होता तो खुद को ही गड़बड़ी आती है, भाई किसको कैसे क्या बनाए। तो मैंने कहा प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित संकेत चिन्ह एवं एक निश्चित आकृति होती है, जिससे उस ध्वनि या वर्ण को, देखो ध्वनि और वर्ण एक ही है, लेकिन यहाँ पे चर्चा हो रही है ध्वनि क्या है? अलिखित, और वर्ण क्या है? लिखित। अभी हम चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। जिससे ध्वनि या वर्ण को लिपिबद्ध किया जाता है। लिपिबद्ध का मतलब लिपि में बांधा जाता है। जैसा मैं बोलूंगा, मैंने कहा कमल, तो तुम्हारे दिमाग में, उसके दिमाग में जो बिंब है बन गया, लिपि बन गई कि कमल में क इस प्रकार बनता है, म इस प्रकार बनता है, ल इस प्रकार बनता है। बताइए बनी नहीं बनी लिपि? एक बार के अंदर ही अपनी बात समझ में आ गई। कमल, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा जिससे ध्वनि या वर्ण को लिपिबद्ध किया जाता है, लिपिबद्ध लिपि में बांधा जाता है, तो उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि अ, इसको बांधने का तरीका यह है, इसका निश्चित संकेत चिन्ह है, निश्चित इसकी आकृति है, आ ई, और देखो क बनाने का तरीका ख ग घ, इन सबको लिखने का तरीका क्या है? निश्चित है। इनको इसी प्रकार लिखा जाता है। और कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी कि प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित संकेत चिन्ह, निश्चित आकृति होती है, जिसमें उस ध्वनि या वर्ण को क्या आता है? लिपिबद्ध किया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमारी मेन जो बात है वो स्टार्ट हो रही है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। वर्ण क्या है? यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है। 4 जो पॉइंट हैं, हालांकि सभी पॉइंट ध्यान लगाने लायक ही है आपको, लेकिन मैं विशेषकर यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ से आपकी मेन हिंदी जो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपको पूर्ण रूप से ध्यान लगाते हुए पढ़ना है और बिल्कुल एकांत के अंदर पढ़ाई पे ही ध्यान लगाना है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ध्यान लगाएं। देखिए वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई खंड बात एक ही है, जिसके खंड का मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें वर्ण कह सकते हैं। अब ये बात है कि भाषा की छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है या वर्ण है? दूसरी परिभाषा पे भी आता हूँ। जिसके खंड मतलब टुकड़े नहीं किए सकते हैं। भाई आप बोलेंगे सर कैसे? मैं कहता हूँ आपको क, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा है? क, और क के नीचे मैंने क्या लगा दिया? हलंत। क्या इसके आप टुकड़े कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर नहीं कर सकता है। मैंने अ लिखा, क्या अ के आप टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं। मैंने आ लिखा, क्या आप टुकड़े कर सकते हैं क्या? आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा तो आप बोलिए, क्या आप टुकड़े कर सकते हैं क्या? आप कईयों के दिमाग में बात आएगी सर आके टुकड़े होते हैं, संधि में पढ़ा हमने क्या कि अ के साथ अ मिलता है तो आ बनता है। मैंने कहा भाई मैं टुकड़ों की बात कर रहा हूँ। टुकड़ों का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अलग कर देना। ये मार्कर है, इसको मैं अगर टुकड़े कर दूँ, 2 भागों में बांट दूँ तो अलग होगा। ये तो 2 वर्णों का मेल होता है। टुकड़े से तात्पर्य क्या है? टुकड़े से तात्पर्य है कि मैं इस अ को अलग कर दूँ और इसकी मात्रा को अलग कर दूँ, तो इसका कोई बेहतर रह जाएगा क्या? नहीं। मात्रा जुड़ती है तभी आप बनता है। टुकड़े से तात्पर्य खंड नहीं किया सकते, टुकड़े नहीं किया सकते, एक दूसरे को अलग नहीं किया, उसे कहा जा सकता है, बताइए क्या? वर्ण। तो वर्णमाला के वे वर्ण या भाषा की वे सबसे छोटी इकाई। प्रश्न भी कई बार आता है भाषा की छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अभी इस पर चर्चा करेंगे। जिसके खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना अ के आप टुकड़े नहीं कर सकते, आ के टुकड़े भी नहीं। अभी मैंने समझाया आपको
कईयों के दिमाग में बात आई होगी, सर अ के साथ अ मिलेगा तो आ बन जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, ई के आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं, बड़ी ई के भी टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं, जोर लगेगा। क के नीचे तो ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, हलंत चिन्ह लगा हुआ है। हलंत से तात्पर्य क्या है कि मैंने इसमें से स्वर ऑटोमेटिक निकाल लिया है। ये स्वर रहित शुद्ध व्यंजन है। स्वरों के नीचे हलंत कभी भी नहीं लगता है। लगता तो किसके नीचे लगता है बताइए, व्यंजनों के नीचे ही लगता है हलंत चिन्ह। ख के नीचे ऑलरेडी क्या लगा हुआ, हलंत। ग के नीचे हलंत और घ के नीचे भी क्या लगा हुआ है, हलंत चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो पहली परिभाषा जो आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की छोटी इकाई जिसके खंड टुकड़े नहीं कह सकते वर्ण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो अब दिमाग में एक बात आएगी, सर फिर ध्वनि और वर्ण को आपने अलग अलग परिभाषा क्यों लिखवाई? जब ध्वनि ही वर्ण है तो बात तो एक ही है। नहीं, ध्वनि और वर्ण में एक अंतर था, याद कीजिए, अलिखित और लिखित का। तो प्रश्न कैसे बन सकता है उस पर ध्यान करना। एक बार महिला सुपरवाइजर में प्रश्न आया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रश्न ऐसा आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके सामने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए, वर्ण है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, केवल प्रश्न सीधा सीधा पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण है। और अगर प्रश्न ही आ जावे कि अलिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या कहा जाएगा भाई? तो सबसे छोटी इकाई अलिखित रूप में क्या है बताइए, ध्वनि। और लिखित रूप में पूछे तो भी वर्ण है। लिखित रूप में, मैं यहाँ पे एक बात और लिख रहा हूँ, लिखित रूप में क्या है बताइए, वर्ण है। अलिखित रूप में ध्वनि है। अगर प्रश्न सीधे सीधे, हालांकि प्रश्न इस प्रकार का आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या है, वर्ण है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी शायद आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि वर्ण में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर क्या है, अलिखित का और लिखित का। अलिखित में ध्वनि है, लिखित में क्या है, वर्ण है। या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि कोई वर्ण कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं वर्ण, जैसे कि यहाँ पे लिखा अ आ या क ख ग घ। तो एक बात पता चलेगी, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम बोल सकते हैं क्या है, ये स्वर है। और दूसरा क्या है, यह आपके लिए क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो आपके लिए आपने देखा यहाँ पे कि कितने प्रकार के हो गए वर्ण, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन का एक नामकरण किया जाए तो क्या होगा बताइए, वर्ण होगा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो वर्णों से मिलके क्या बनते हैं, वर्णों से मिलके बनते हैं अक्षर। आपको ध्वनि और वर्ण में अंतर समझ में आ गया। वर्णों से मिलके क्या बनते हैं, अक्षर। हम अक्षर पे भी आते हैं। अक्षर क्या है, देखिए अक्षर, एक यहाँ पे अक्षर के टुकड़े करें तो अधन क्षर से बनेगा। यहाँ पे उपसर्ग है, अधन शर, क्या बनेगा, अक्षर। एक मिनट, ठीक है। अक्षर के टुकड़े करते हैं अधन शर। ये लीजिए, एक शब्द में लिखता हूं यहाँ पे स्वरांत, यहाँ पे स्वरांत। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा स्वर धन अंत। स्वर धन अंत।
भाई स्वर धन अंत, इसका मतलब क्या हुआ, जिनका अंत किन से हो, स्वर से हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, अक्षर कहते हैं। जिसका अंत किससे हो, स्वर से। तो एक बात तो हमें पता चली, जिसका अंत स्वर से हो उससे हम क्या कह सकते हैं, अक्षर। और स्वरों का अंत तो स्वर से ही होता है। मैंने कहा अ का अंत तो किससे हुआ, स्वर से ही हुआ। लेकिन व्यंजन जो है, व्यंजनों का अंत भी किससे होता है, स्वर से होता है। क्योंकि बिना स्वर की सहायता से हम किसी भी अक्षर का, किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं आपको क, तो क में किसका स्वर आया, अ का। का में किसका स्वर आया, आ का। की किस में स्वर आया, ई का। क्या बिना स्वर की सहायता से आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं क्या, नहीं। आपका उत्तर क्या होगा, सर नहीं कर सकते हैं। यानी एक तरीके से व्यंजन के अंदर स्वरों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उनका अंत भी किससे होता है, स्वर से। तो परिभाषा पर आते हैं हम यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्षर किसे कहते हैं, वे वर्ण, पहले लिखते हैं मैंने स्वरांत, स्वर से अंत होने वाले, वे वर्ण जिनका अंत स्वर से होता है। किससे होता है बताइए, स्वर से होता है। अर्थात व्यंजन को ही अक्षर की संज्ञा, वापस एक नाम आया, संज्ञा, संज्ञा बार बार आएगी, मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरह आपको। नाम क्या आया बताइए, नाम। नाम, तो मैंने कहा वे वर्ण जिसका अंत किससे होता है, स्वर से होता है। अर्थात व्यंजन को ही अक्षर की संज्ञा दी जाती है। एक बात है, जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे क्या हैं बताइए, अक्षर हैं। और वो भी कौन से, स्वर युक्त वाले। स्वर रहित वाले तो स्वर वर्ण भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्वर युक्त वाले वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अक्षर। चलो इस वाली बात पे आते हैं हम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा, देखो इस बात को समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिख रखा, का, इसी बात को समझाता हूँ वापस। का कांत किससे हो रहा बताइए, आ से। कांत किससे हो रहा बताइए, आ से। चलो हम टुकड़े करते हैं। पहले लिखता हूँ यहाँ पे क के नीचे लगाया मैंने हलंत। ध्यान कीजिए, हलंत लगाने का तरीका भी होता है। इनके दोनों के बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हलंत चिन्ह चिपका हुआ होना चाहिए, जैसे कि क से क्या है, चिपका हुआ है। क में मैंने क्या जोड़ा बताइए, आ। आपसे कोई पूछे कि भाई क में क्या जुड़ा हुआ है, आ। कांत किससे हो रहा, आ से। कि भाई वर्ण कितने हैं, तो एक और एक दो। कितने वर्ण हैं बताइए, दो वर्ण। और आपसे पूछे कि अक्षर कितने हैं, तो मैं कहूंगा एक अक्षर है। कितने अक्षर है बताइए, एक अक्षर है। आप बोला सर कैसे एक अक्षर, क्या है कि जितने स्वर उतने अक्षर। क्योंकि परिभाषा हमारी बोल सकती है, अक्षर किसे कहते हैं, इसका अंत किससे होता है, स्वर से होता है। ये जितने भी स्वर गिन ले आप, बहुत सिंपल सा तरीका, जितने स्वर गिन लेना उतने आपको क्या मिलेंगे बताइए, अक्षर मिलेंगे। जितने स्वर उतने अक्षर। देखिए यहाँ पे आ से अंत हो रहा है, ठीक है, तो कितने अक्षर हैं बताइए, एक अक्षर है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं इस वाली बात को, कितने अक्षर है बताइए, एक अक्षर है। और वर्ण पूछे तो गिन लो भाई, एक दो, कितने वर्ण हैं यहाँ पे बताइए, दो वर्ण है साहब। चलो इस वाली बात में आते हैं, उदाहरण करते हैं। महात्मा शब्द लिखा हुआ, महात्मा एक शब्द लिखा हुआ आपके सामने। पहले क्या आया, म हलंत करा, यहाँ पे वापस लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे म हलंत। म में क्या स्वर जुड़ा हुआ बताइए, अ, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या आता है, ह। ह को क्या करता हूं, हलंत। ह में क्या जोड़ा हुआ बताइए, आ। मैंने इसमें क्या जोड़ दिया बताइए, आ। फिर क्या आता है, त। यहाँ पे क्या आया, त हलंत। फिर क्या आता है, म। फिर क्या आया, म हलंत। देखो त तो ऑलरेडी क्या है, आधा ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर म में क्या जोड़ा बताइए, आ। ठीक है, शब्द के मैंने अब खंड खंड कर दिए महात्मा। अब मैंने आपसे पूछा साहब इसमें अक्षर गिनिए। ये सारे के सारे प्रश्न का भी बीएसटीसी का पेपर दे, प्री बीएसटीसी का पेपर देंगे, या चपरासी का भी पेपर जो है हाईकोर्ट वाला, हाईकोर्ट एलडीसी का है या पटवारी का है, सबके अंदर हिंदी सहमी आती है। तो हम इसकी नींव की ईंट है सारी, ठीक है, नींव की ईंट है जो दिखती नहीं है लेकिन बड़े काम की चीज़ है। चलिए, कंगूरा उस पर एक नींव की ईंट आपने पढ़ा होगा, तो वही बात में याद आ गई कि यहाँ पे पूछे वर्ण कितने, तो मैं गिनता हूँ वर्ण। देखो 1
2 3 4 5 6 7। आपसे कोई पूछे साहब वर्ण कितने हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, साहब वर्ण कितने हैं, 7 वर्ण हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वर्ण का भी तरीका आ जाएगा। लेकिन पूछिए आपसे कि अक्षर कितने हैं, तो देखिए एक स्वर से देखो, जहाँ पे स्वर आ जाए वहाँ तक इसको काउंट कर लो। 1 2 और कितने आ गए बताइए, 3। तो अक्षर कितने होंगे बताइए, 3 अक्षर। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक दो उदाहरण और देखते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक शब्द आता है ज्योत्सना। ज्योत्सना। कई बच्चे, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी देखना कि इसमें कितने अक्षर हैं, इस ज्योत्सना शब्द में कितने अक्षर हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पे इसको बना देता हूँ, लेकिन आप भी बनाने की कोशिश करना। कई शब्द आएंगे आपके पास। ज्योत्सना शब्द पहले क्या आएगा बताइए, ज हलंत। ठीक बात है, क्योंकि ज तो ऑलरेडी क्या है, आधा ही है। दूसरा क्या आएगा बताइए, यह हलंत। और यह में क्या स्वर जुड़ा हुआ बताइए, ओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आगे क्या आएगा बताइए, त के बाद क्या आएगा, स तो ऑलरेडी हलंत है। फिर क्या आएगा बताइए, न में क्या जुड़ा हुआ बताइए, आ। कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया, खंड खंड कर दिए। आपसे कोई पूछे कितने अक्षर हैं, सबसे पहले वर्ण गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, बताइए कितने वर्ण हैं, 7 वर्ण। कितने वर्ण हैं बताइए, 7 वर्ण। और हमने आपसे पूछा कि साहब इसमें अक्षर कितने, तो देखो 1 और कितने आगे बताइए, 2, बताइए 1 और यहाँ पे 1, कितने हो गए, 1 और 1 मिलके 2 अक्षर। कितने अक्षर है बताइए, 2 अक्षर। कोई दिक्कत है क्या? जितने स्वर उतने क्या होंगे, अक्षर होंगे। जितने स्वर उतने क्या होंगे, अक्षर होंगे। वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, लेकिन उसमें स्वर जो हैं वो तो स्वरयुक्त ही होते हैं, लेकिन व्यंजनों के नीचे हलंत भी लगा हुआ होता है। वर्ण अलग हैं और अक्षर अलग हैं। अक्षर की एक ही पहचान कि उनका अंत किससे होना चाहिए, स्वर से होना चाहिए। ठीक है, चलिए और भी कोई आपको डाउट्स हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। बाद में ऑनलाइन क्लासेस होगी, उसमें मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। एक और परिभाषा इसमें श्वास। श्वास का मतलब क्या होता है, सांस लेते हैं। ठीक है, अभी भी ले ही रहे। श्वास, श्वास मतलब सांस। सांस मत कर देना, शादी के बाद होती हो तो। श्वास की बात कर रहे हैं, सांस की। तो सांस के एक ही आघात, आघात का मतलब क्या होता है, झटका। एक साथ जब हम कोई बात बोल देते एक साथ ही, श्वास के एक ही आघात है, झटके में जिस रूप का उच्चारण होता है उसे भी अक्षर की संज्ञा दी जाती है। ये हम बी की जगह कर देते हैं, उसे भी अक्षर की संज्ञा दी जाती है। भाई उसे भी अक्षर की संज्ञा दी जाती है, इसका मतलब क्या, जैसे आप एक साथ बोलते हैं, आ, जा, खा, पी, एक साथ बोला, सारी की सारी श्वास एक साथ निकल गई। तो श्वास एक ही आघात में जिस रूप का उच्चारण किया उसकी क्या बोलते हैं, अक्षर। कैसे, आ में कितने अक्षर हैं, 1। पी में कितने अक्षर हैं, 1। वर्ण पूछे तो कितने, 2। पी में कितने, 2। आ, देखो यहाँ पे आ भी एक तरीके से वर्ण भी है और अक्षर भी है, क्योंकि आ का अंत किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, जो कि आ एक स्वर है। तो जिसका भी अंत किससे हो, स्वर से हो। और जा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसको भी हम काट देते हैं, यहाँ पर एक दो शब्द लिख लेता हूं। क्या, क्या लिखा बताइए, क्या। अब बताइए क्या में कितने अक्षर हैं, बताओ जल्दी से, क्या में कितने अक्षर हैं। क्या में 1 अक्षर है, 2 नहीं है। कितने हैं, 1 अक्षर है। आप बोलो सर कैसे, क्या में 1 अक्षर है, देख लो, टुकड़े कर लो बोले। का हलंत, यह हलंत, ये में स्वर क्या आ रहा बताइए, आ। कितने अक्षर हो गए बताइए, 1 अक्षर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अक्षर हर किसी को समझ में नहीं आता है। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट्स रहता है तो मैं उसको क्लियर करूँगा।
ये मेरी कोशिश रहेगी, जितना ही मुझे आता है, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है, जितना ही मुझे ज्ञान है, उसके अनुसार मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अक्षर का मतलब क्या होता है बताइए? अक्षर का मतलब जिसका भी अंत किससे हो? स्वर से हो। वर्ण अलग है और ध्वनि की मैंने चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए अक्षरी के बाद हम चर्चा करते हैं अक्षर से मिलके क्या बनते हैं? शब्द। देखो अभी हमने क्या सीखा? वर्ण से मिलके क्या बनेंगे बताइए? अक्षर। अक्षर से मिलके क्या बनेंगे बताइए? शब्द। अभी मैंने एक व्याकरण शब्द लिखवाया था। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना। और व्याकरण को हम 3 भागों में वैसे बांट सकते हैं। ये मैंने आपको व्याकरण से समझाया था। तो व्याकरण को हम 3 भागों में बांट सकते थे। पहला शब्द विचार, पहला वर्ण विचार। व्याकरण में किस पे विचार होता है? वर्णों पे विचार होता है। दूसरा शब्द विचार, शब्दों पे विचार होता है। और तो तीसरा है वो क्या है? वाक्य विचार। तो हमें वर्णों से लेकर हम किस पे पहुंचेंगे बताइए? वाक्यों पे पहुंचेंगे। अब वाक्यों पे कब पहुंचेंगे उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अभी शब्द पे आए। वर्ण से मिलके, वर्ण से अक्षर, अक्षर शब्द, सबसे बनेंगे पद और पद से बनेंगे वाक्य। यस, ये क्रम आपको ध्यान करना है। पद से मिलके क्या बनेंगे बताइए? वाक्य। ये लीजिए। अब हम वर्ण जान चुके। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अक्षर जान चुके, जिनका बिंद किससे हो? स्वर से हो। अक्षर से मिलके क्या बनते हैं? शब्द। देखिए अक्षर भी शब्द बन सकते हैं, पोजीशन बदल जाती है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपका अध्यापक हूँ। घर पे जाऊँगा तो मैं किसी का पिता कहलाऊँगा, पति कहलाऊँगा, चाचा कहलाऊँगा, मामा कहलाऊँगा, बेटा कहलाऊँगा, क्योंकि अलग अलग रिश्ते में अलग अलग क्या होंगे? नाम हो जाएंगे। उसी प्रकार जो अक्षर है वो शब्द भी बन सकते हैं। अब वो शब्द कैसे बनते हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। देखिए पहले आप, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। शब्द की परिभाषा, एक या एक से अधिक। देखो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से जिस सार्थक ध्वनि समूह का निर्माण होता है उसे शब्द कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से जिस सार्थक ध्वनि समूह का निर्माण होता है उसे शब्द कहा जाता है। मैंने एक भी हो सकता है और एक से क्या हो सकता है? अधिक भी हो सकता है। ये शब्द दे दिया महात्मा। चलो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे कोई पूरे शब्द कितने बताइए? एक शब्द है। कितने शब्द है बताइए? एक शब्द है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे उदाहरण लिखता हूँ। मैं अब चल सकता हूँ। मैंने आपसे पूछा कभी आप RS मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो RS मेंस में यही ग्रामर पोर्शन है, कोई अलग नहीं है। अगर यहाँ पे आप डेडिकेट हो जाते हैं, आने वाले समय में उच्च प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो RS मेंस के अंदर में हिंदी का पार्ट आता है। और वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आती है। बचपन में हमारे पास भी 6ठी 7वीं 8वीं जब पेपर आता था तो एक सप्लीमेंट्री आती थी, इसके अंदर पहले उसको लिखना पड़ता था। तो उसके अंदर लिखता 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, 15 शब्दों में उत्तर दीजिए, 20 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो हमें सबसे पहले शब्द भी काउंट करना आना चाहिए। शब्द होते कैसे, काउंट कैसे करते हैं। किसी ने कहा कि भैया 15 शब्दों में उत्तर दीजिए और आपने वही गागर में सागर भरना। ठीक है, तो गागर में सागर यानी गागर गगरी को बोलते हैं, मटके को बोलते हैं। सागर इतना बड़ा होता है। अब इतने बड़े सागर को आपको गागर भरना तो कैसे भरेंगे? तो शब्दों की महिमा है। कई बार बड़ी बात को छोटी बात से भी छोटे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मैं अब चल सकता हूँ। कितने शब्द है देखो, गिनो। 1 2 3 4 5। एक ही शुरू रेखा से नहीं जोड़े, ध्यान करें। कितने शब्द बताइए? 5 शब्द। शब्द गिनना बता रहा हूँ मैं आपको।
5 शब्द। चलिए अब यहाँ पे मैं दूसरा वाक्य लिखता हूँ। मैंने कहा मुख मयंक चंद्रमा के समान, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते थोड़ा। चलो इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं, मयंक कर देते हैं। मुख मयंक चंद्रमा के समान। और आपसे पूछा जाए कि इसमें इस वाक्य में कितने शब्द हैं, तो देखिए अगर कोष्टक में कोई शब्द लिखा हुआ हो तो वह शब्द उसका जो अर्थ बता रहा है वो एक ही शब्द काउंट होगा, अलग नहीं होगा। जैसे कैसे, एक, ये पूरा का पूरा 2 है, और ये 3, और ये कितने हैं बताइए 4। बताइए कितने शब्द हैं यहाँ पर, 4 ही शब्द हैं। इसे आप 5 शब्द नहीं कह सकते हैं। और देखिए, मैं देश प्रेम करता हूं। और आपसे पूछे साहब यहाँ पे कितने शब्द हैं, तो देखिए देश और प्रेम के इसमें एक चिन्ह जड़ा हुआ है। चिन्ह का नाम क्या है, योजक चिन्ह। अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है। और इस योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है तो इससे भी एक ही शब्द काउंट किया जाएगा। और वह क्या किया जाएगा, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, बताइए कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। शब्द गिनना शायद आपको आ गया होगा कि शब्द कैसे काउंट होता है। एक लाइन और लिखते हैं, मैं, देखो यहाँ पे, मैं आ जा सकता हूँ, मैं आ जा सकता हूँ। यहाँ पे लाइन लिखी मैंने। और आपसे पूछा भी मैं आ जा सकता हूँ, सर आ यहाँ पे क्या, आ को तो आपने अक्षर भी गिना था। बिल्कुल, आ को मैंने अक्षर भी गिना था, जा को मैंने अक्षर भी गिना था। लेकिन अब इसकी भूमिका किस रूप में आ रही है, शब्द के रूप में। भाई महात्मा एक शब्द है, ठीक है। अब आ और जा भी पहले क्या थे, अक्षर भी थे, अभी आपको कुछ देर पहले ही पढ़ाया। अब मैंने इसकी भूमिका किसने बताई, शब्द के रूप में, क्योंकि इसको माला में पिरो दिया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ और जा अक्षर नहीं कहलाएंगे, आ और जा यहाँ पे क्या कहलाएंगे, शब्द। देखिए यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, 1, 2, ये 3, ये 4, और ये कितने आ गए, 5। तो बताइए कितने हो गए, बताइए 5 शब्द। ध्यान कर लेना, एक ही शुरू रेखा से नहीं जुड़े हैं। शुरू रेखा का मतलब क्या होता है, ऊपर जो सिर की रेखा होती है उसे बोलते हैं शुरू रेखा। अगर आपने एक से ही जोड़ दिया, जैसे कि शब्द आ गया क्योंकि, और आपसे पूछे कितने शब्द हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एक शब्द। और अगर इसको क्योंकि को आपने ऐसे लिख दिया, क्यों कि, 1 और 1 2, बताइए कितने शब्द हो गए, बताइए 2 शब्द। शायद मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि शब्द क्या है। शब्द को काउंट करना मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। जितने एक ही शिरो रेखा से नहीं जुड़े होने चाहिए, शिरो रेखा का मतलब था सिर की रेखा, अलग अलग है तो अलग अलग काउंट होंगे। अगर एक ही साथ जुड़े हुए हैं तो एक ही शब्द काउंट होगा। अगर योजक चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ तब भी एक ही शब्द काउंट होगा। कोष्टक में लिखा हुआ है तो भी एक ही शब्द क्या होगा, काउंट होगा। जैसे मुंशी, कोष्टक में लिखा होता है प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के महान सम्राट थे, तो पता होना चाहिए मुंशी और प्रेमचंद तो भैया एक ही व्यक्ति, तो एक ही विषय में क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, ठीक है। शब्दों के बाद हम कुछ और चर्चा करते हैं। मात्रा क्या है, इसको भी समझे। मात्रा, देखो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या होती है, जैसे कि आपने कहा क और आपने का, तो आपने देखा क में कम समय लगा और का में क्या लगा, ज़्यादा समय लगा। तो जिनमें कम समय लगता है, मात्रा का मतलब क्या है, बिना मात्रा के कोई शब्द नहीं बन सकता है,
ठीक है, मात्रा तो लगेगी लगेगी। मात्रा ही क्या होते हैं? स्वर है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। सॉरी, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और मैंने कहा कि इस दृष्टि से वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु वर्ण, एक होता है दीर्घ वर्ण। जिन बच्चों के पास हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट होता है, उन्हें एक टॉपिक आता है छंद विवेचन या छंद विचार। कभी आपने नाम सुना होगा, वेदांत का एक 6 दर्शन होते हैं, तो उसमें छंद विवेचन का भी आपने नाम सुना होगा, छंद विवेचन। इस छंद विवेचन में जितने भी हमारी रामचरितमानस की रचना हुई है, वो छंदों में मात्राओं के अंदर होती है। मात्रक, मात्रिक और वर्णिक 2 प्रकार के छंद होते हैं। मैं उस पर नहीं आऊँगा, मैं जनरल चर्चा कर रहा हूँ कि मात्रा किसे कहते हैं। तो छंद विवेचन में आपको मात्रा नामक टॉपिक आपको जो लघु वर्ण की मात्रा है, दीर्घ वर्ण की मात्रा देखने को मिलेगी। जैसे लघु वर्ण की मात्रा होती है एक, ये वाला एक बना दिया, वैसे सिंपल सा एक खड़ी पाई लगानी है हमको, है ना, वैसा वाला है। और ये एस टाइप का होता है, ये एस टाइप का दिख रहा है आपको ये। तो लघु वर्ण की मात्रा कितनी गिनते हैं? 1। और दीर्घ वर्ण की मात्रा कितनी गिनते हैं? 2। आप बोलो लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं? लघु वर्ण होते हैं 4। पहला होता है अ, ई, उ और री। अभी आपको वापस पता चल जाएगा ये 4 वर्ण हैं, क्योंकि अ, ई, उ, री इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, इस कारण कौन सा में कहलाता है? लघु वर्ण। और दीर्घ वर्ण की मात्रा, दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं बताइए? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ वर्ण। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ वर्ण। तो हमने कहा लघु वर्ण की मात्रा, अगर शब्द आ जाए लघु वर्ण की मात्रा कितनी होती है? 1। दीर्घ वर्ण की मात्रा कितनी होती है? 2। ये जितने भी वर्ण आ जाए, ठीक है, स्वरों की मात्राएं होती है, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। तो लघु वर्ण की मात्रा कितनी? 1। दीर्घ वर्ण की मात्रा कितनी है? 2। मैंने विशेष बिंदु भी लिख रखा है, स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। तो शब्द आ गया ज्योत्सना। अब ज्योत्सना के हमने खंड कर लिए, ज हलंत, ज हलंत, ठीक है। और ज में क्या जोड़ा हुआ? य में य हलंत, फिर ओ, फिर त, फिर स, फिर न, फिर आ। आपसे पूछा है सर मात्रा गिनो, तो भैया मैंने आपको लिखा दिया कि व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। ओ की मात्रा कितनी आएगी बताइए? ओ की मात्रा कितनी आएगी? 2। इससे 2 पढ़ते हैं, बताए एस पढ़ते हैं हिंदी वाले, एस पढ़ेंगे, इसको 2, इसको मैं 2 ही बना देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। 1, इसकी कोई मात्रा नहीं, इसकी मात्रा कितनी आएगी? 2। 2 और 2 कितने हो गए बताइए? 4। कोई पूछा आपसे मात्रा कितनी है, तो बोलिए 4 मात्रा है इसमें, जनरल सी बात। एक और शब्द ले लेते हैं, महात्मा शब्द, जैसे पहला आया था, लिए। और आपसे पूछे इसका पोस्टमार्टम करें, तो पहले क्या आएगा? म में स्वर क्या आएगा बताइए? अ। फिर क्या आएगा? ह में स्वर क्या आएगा? आ। फिर क्या आएगा बताइए? त के बाद क्या आएगा? म में स्वर क्या आएगा? आ। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा, सॉरी इसकी तो मात्रा है, कितनी मात्रा है बताइए? इसकी 1। ठीक है। अ की कितनी मात्रा? 1। इस व्यंजन की कोई मात्रा नहीं है। स्वर की मात्रा कितनी है बताइए? 2। ये 2 मात्रा आ गई। इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसकी मात्रा कितनी है बताइए? 2। 2 और 2 4, 1 5, कितनी मात्रा हो गई बताइए? 5 मात्रा। तो मेरे ख्याल से आपको मात्रा गिनना भी आ चुका होगा। स्वरों की मात्राएं होती है, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक बात है। लघु वर्ण की मात्रा कितनी है? 1। और दीर्घ वर्ण की मात्रा कितनी है? 2। मात्रा काउंट करना मैंने आपको बता दिया। मात्रा के बाद एक 2 बातें और है, यह वाला ये प्रश्न कई बार आ जाता है, तो दिमाग में रखना है आपको। यदि किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो, बीएसटीसी में कई बार प्रश्न आता है, तो शब्द के अंत में अ की ध्वनि स्वर को नहीं गिना जाता है। आप बोल सकते हैं सर ये क्यों नहीं गिना जाता है? क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती है, तो स्वरों की मात्राएं होती है 10, क्योंकि अ जो स्वर होता है उस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है। तो मात्राएं जो होती है
वो तो 10 ही होती है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बना कि आपको पूछा है कि साहब वर्ण गिनो, तो वर्ण गिनने पे अंतिम जो वर्ण है, मैं अंतिम वर्ण की शब्द के अंतिम जो वर्ण है, अंतिम वर्ण में यदि अस्वर लगा हुआ है तो उस अस्वर की मात्रा नहीं गिनी जाती है। इतना सा आपको ध्यान करना है। जैसे शब्द आ गया महत्व, चलो उसको टुकड़े करते हैं। पहले क्या आएगा बताइए? म में स्वर क्या बताइए? अ, ठीक है। फिर क्या आएगा बताइए? ह में स्वर क्या है बताइए? अ। फिर क्या आएगा बताइए? त। अच्छा, डबल ते दिख रहा है, महत्व लिखने का तरीका देख लेना, डबल ते आता है, कई बच्चे सिंगल ते लगाते हैं। फिर वापस आ गया बताइए क्या? त में स्वर क्या है बताइए? फिर क्या है? व में स्वर क्या है? अ। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कुल कितने वर्ण हैं, तो मैंने अभी एक बात कही, यदि वर्णों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो और अंत में यदि अस्वर लगाओ, मैं आ की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अ लगाओ, तो इसे काउंट नहीं किया जाता है। चलो नंबर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अंतिम वाले अगर अस्वर तो गिना नहीं जाएगा, तो कितने वर्ण हो गए बताइए? 7 वर्ण, पहली बात। और देखिए क्षत्रिय आपको पता होना चाहिए, जो क्ष है ये किससे मिलके बना है? क हलंत और श से, क हलंत और श से। क्ष इस प्रकार आता है ये, अभी आपको सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। इसका ये वाला रूप पहले प्रचलन था, फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पे हिंदी जो विद्वान हैं उन्होंने धीरे धीरे सुधार करा, इसका ये वाला रूप प्रचलन कर दिया। क्ष तो पता होना चाहिए बना किससे? बना है क से, और क में क्या छुपा हुआ है? श, और श में क्या स्वर है बताइए? अ। दिख रहा है आपको? यहाँ पे हलन तो करा ही नहीं मैंने, है ना। फिर क्या आता है यहाँ पे? त्रि में क्या है? त और र। इसको भी मैं बता देता हूँ जरा। ये त्र जो बना हुआ है इसको आप ऐसे बना देते हैं तो ये गलत है, या आप यूं 2 रेखाएं खींच देते, ये भी गलत है। ध्यान कर लेना जो मैं बात बोल रहा हूँ। त्रि, इसको भी रेखा खींच देते। त्र लिखने का तरीका क्या होता है? ये आपने बनाया, ये त्र, ठीक है। इसमें आपको त भी दिख जाएगा और क्या लिख जाएगा? र भी। तो त्र किससे? त और किससे मिलके बना बताइए? र से। पहले इसको त और र इस प्रकार लिखते थे, बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ तो हमने इसके संयुक्त रूप में इसको इस रूप में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो त्र में त भी है और र भी है। र में स्वर क्या है बताइए? अ, सॉरी यहाँ पे तो क्या है? ई, यहाँ तो ई है, तो ये ई, और फिर क्या आएगा? य में स्वर क्या है बताइए? अ, ठीक है। मैंने इसका पोस्टमार्टम वापस कर दिया और पूछा है कि वर्ण गिनो टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने कहा अंत में अगर अ हो तो उसको गिना नहीं जाएगा, तो वापस कितने वर्ण हो गए बताइए? 7 वर्ण। क्लियर? और कक्षा वापस करते हैं। पहले क्या आएगा? क हलंत, क में स्वर क्या है बताइए? अ, क में स्वर क्या है बताइए? अ। फिर क्या आएगा? क्षा, शा में क्या है बताइए? वही क हलंत, फिर श हलंत, श में स्वर क्या है बताइए? आ। और अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें वर्ण कितने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि अंत में तो आ है ही नहीं, अंत में तो सॉरी अ है ही नहीं, क्या है? आ। तो 1 2 3 4 5 कितने वर्ण हैं टोटल बताइए? 5 वर्ण। वर्ण गिनना मैंने आपको बता दिया है। संजय, और देखिए संजय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंचन, कंचन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंचन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है ई है, आपको पता चल जाएगा अभी ये। ठीक है। संजय, ये क्या जो बिंदी होती है, अनुस्वार होता है, ये इसके बाद वाला वर्ण कौन सा? जय। जय का पंचम वर्ण है, बस इतना तो याद करना है। और मैंने पंचम वर्ण लिख दिया। चलो मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ आपके सामने, एक साथ सारी बातें नहीं समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी। संजय में स में क्या स्वर है बताइए? अ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आ रहा है? ये दिख रहा है आपको? ये के बाद क्या है बताइए? तो आधा ही है। फिर क्या है? जय में स्वर क्या है बताइए? अ, और फिर क्या है? य में स्वर क्या है बताइए? अ। और इसके टुकड़े हमने कर दिए। आपसे पूछे भी बताए वापस वर्ण कितने हैं, तो वापस गिनो 1 2 3 4 5
6, 7, लेकिन अंतिम में क्या आ गया अ, तो अंतिम वाले वर्ण को नहीं गिनते हैं, तो टोटल वर्ण कितने हो गए बताइए 6 वर्ण। चलिए लास्ट इस पे और आए थे कंचन पे। पहले क्या लिखूं मैं, क में स्वर क्या है बताइए अ के बाद क्या आएगा ये यहाँ आ गया, फिर क्या आएगा बताइए च में स्वर क्या है अ, फिर क्या आएगा न में स्वर क्या आएगा बताइए अ। क्लियर। वापस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। वापस हमने कहा कि अंतिम वर्ण में यदि अ जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। बताइए कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6। वापस कितने वर्ण हो गए बताइए 6 वर्ण। तो ये छोटा सा एक प्रश्न था कि यदि वर्णों को गिनना हो तो अंतिम वर्ण में यदि अस्वर लगा हुआ हो तो उसको काउंट नहीं किया जाता। बाकी तोड़ना तो हमने आपको सिखा ही चुके हैं भी आपको अक्षर में तोड़ना। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी बात को अब समाप्त करने वाला हूँ मैं। अब आता है, मैंने अभी भी कहा कि वर्ण से मिलके क्या बनते हैं अक्षर, अक्षर से मिलके बनते हैं शब्द, और शब्द से मिलके क्या बनते हैं पद। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है पद के लिए, तो थोड़ा विशेष का ध्यान लगाना। पद क्या होता है, देखिए जब किसी स्वतंत्र शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह रूप पद बन जाता है। तो वह रूप क्या बन जाता है बताइए, पद बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब किसी स्वतंत्र शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह रूप क्या बन जाता है, पद बन जाता है। इस बात को आप समझना बहुत अच्छी तरह। देखिए मैंने कहा कि ये राम एक तरीके से क्या है, स्वतंत्र शब्द है। क्या है बताइए, स्वतंत्र शब्द है। स्वतंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है बताइए, इसके आगे नाथ ना पीछे पैगा, आगे और पीछे कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ये एक तरीके से स्वतंत्र। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है और आपकी अभी शादी नहीं हुई है हो जाएगी, नहीं हुई तो खुश ज़्यादा मत हो। तो आपकी शादी नहीं हुई है और आप क्या हो, स्वतंत्र हो बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है तो आपको एक पद मिल जाता है। कौन सा पद, पति पद। आपको एक पद मिल जाता है, उस पद का नाम कौन सा था, पति पद। उसी प्रकार जब तक ये राम वाक्य से अलग है तब तक ये कहला रहा है स्वतंत्र शब्द। लेकिन जैसे इस राम शब्द का प्रयोग मैंने वाक्य में कर दिया और वाक्य बना दिया मैंने क्या, कि राम पुस्तक पढ़ता है। देखो पुस्तक भी स्वतंत्र शब्द है, जैसे इसका वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये भी क्या बन गया, पद। पढ़ता है ये भी स्वतंत्र था, लेकिन जैसे वाक्य में गया तो पद बन गया। अब राम की भूमिका यहाँ किस रूप में हो गई, राम की भूमिका यहाँ हो गई कर्ता पद के रूप में। बताइए किस रूप में, कर्ता पद के रूप में। पुस्तक जो स्वतंत्र थी पहले, लेकिन जैसे वाक्य में प्रयोग हो गई तो इसकी भूमिका हो गई, बताइए किस रूप में, कर्म पद के रूप में। पढ़ता है ये भी स्वतंत्र थी, लेकिन जैसे इसका वाक्य में प्रयोग गया तो इसकी भूमिका बन गई, बताइए किस पद के रूप में, क्रियापद के रूप में। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने सिंपल सी बात कही कि कोई भी अगर वाक्य में शब्द स्वतंत्र है, लेकिन जब उसका प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो उसकी भूमिका बन जाती है किसके, पदों के रूप में। और पदों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। हम वाक्य बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसकी कि जब किसी स्वतंत्र शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का मतलब क्या होता है, का, के, की, ना, ने, नी, ये सब कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह ये संबंध सूचक शब्द, यहाँ पे मैंने कहा है ना, का, के, की, रा, रे, नी संबंध सूचक शब्द जोड़ दिया जाता है तो वह रूप भी क्या बन जाता है, पद बन जाता है। आप देखिए इसे लड़का, लड़के शब्द स्वतंत्र है, चश्मा स्वतंत्र था, लेकिन दोनों के बीच में शब्द जोड़ दिया, बताइए कौन सा, का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं, हिमालय, और यहाँ पे मैंने लिखा है शब्द बर्फ। हिमालय भी स्वतंत्र है, बर्फ भी अपने आप में क्या है, स्वतंत्र। आगे पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने इन दोनों के बीच में एक शब्द जोड़ दिया, की, और पूरा वाक्य बना दिया, हिमालय की बर्फ क्या कर रही है बताइए, पिघल रही है। ये ले वाक्य बना दिया। और आपसे पूछे जाए बताइए इसमें कितने पद हैं, मैं पद की चर्चा कर रहा हूँ,
बताइए कितने पद है? शब्द गिने तो शब्द कितने? 1 2 3 4 5 6। कितने शब्द हैं? 6 शब्द नजर आ रहे हैं। इसमें कितने शब्द हैं? 4 शब्द नजर आ रहे हैं। कितने शब्द बताइए? 4 शब्द। पद पूछे तो कितने पद हैं बताइए? 1 2 3, 3 पद हैं, दोनों में अंतर। यहाँ पे हम चर्चा करें कितने यहाँ पर शब्द हैं, तो नजर आ रहे 6 शब्द हैं, पद गिनते हैं। तो बताइए पहला पद कर्ता पद कौन सा है? कर्ता पद है यहाँ पे हिमालय की बर्फ। पूरा का पूरा जहाँ पे भी का के की आ जाए वो पूरा का पूरा एक पद के रूप में काउंट होगा, अलग से काउंट नहीं होगा। कई बच्चों के दिमाग में बात है सर हिमालय तो कर्ता बर्फ कर्म हो गई। भाई कर्म की परिभाषा भी आपको पता क्या है? कर्म की परिभाषा तो जब मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह तब आपको पता चलेगी वास्तव में सर कर्म क्या होता है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा होता है। ये कौन सा पद है? कर्ता पद। और पिघल रही है, ये कौन सा पद है बताइए? ये है आपके सामने, बताइए कौन सा पद? क्रियापद। बताइए कितने पद हैं यहाँ पर? 2 ही पद हैं। कर्ता और क्रिया से मिलके क्या बनता है? वाक्य बनता है, जो हम अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जैसे अंग्रेजी में आता मोहन का लड़का, तो अंग्रेजी का बनाते द सन ऑफ मोहन। ऑफ लगाते हैं, काके के लगाते हैं, वो पूरा का पूरा एक पद के रूप में क्या होता है? काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी का के की या रा रे री या ना ने नहीं आ जाए तो पूरा का पूरा किस में होगा? पद के रूप में काउंट होगा। ठीक है, चलो 1 2 बातें और रह गई है, हम पे फिर पूरी करते हैं। वाक्यांश, इसके टुकड़े करें क्या होगा? वाक्य धन अंश। अंश का मतलब क्या होता है? भाग, हिस्सा। तो वाक्यांश, वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश का मतलब वन वर्ड जितने भी है, जैसे आप ईश्वर में आस्था रखने वाला कौन कहलाएगा? आस्तिक। जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। जिसका पति मर गया, विधवा। ये वन वर्ड आपने सुने होंगे। बहुत सारी बातें आपको भी ये याद करने का विषय वैसे तो जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द, मैं बार बार बात करता हूँ सार्थक की, मैंने निरर्थक शब्द की तो एक बार ही बात ही नहीं करी। जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिल जाते हैं परंतु पूर्ण वाक्य नहीं बना पाते हैं, पूरा वाक्य नहीं है, पूरा वाक्य में तो क्या होगा? उस बात को, भावों को, विचारों को पूर्ण रूप से क्या होगा? स्पष्ट होना चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे। तो उन शब्दों का वह समूह क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। जैसे क्या लिखा? ईश्वर में विश्वास करने वाला, तो ये तो वन वर्ड हो गया। अगर यहाँ पे मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है बताइए? वाक्य हो जाता है, जहाँ पे कर्ता भी क्रिया भी आपको नजर आएगी। और यहाँ पे केवल शब्द दे दिए, यहाँ पे पूरे कर्ता कौन है, क्रिया कौन, ईश्वर में विश्वास करने वाला कौन है पता ही नहीं है। तो ध्यान कर लेना, जब वाक्य होता वाक्य में कर्ता और क्रिया नजर आएगी, जबकि यहाँ पे पता ही नहीं किसके विषय में कहा जा रहा है। तो ईश्वर विश्वास करने वन वर्ड है, यहाँ पूर्ण रूप से भाव विचारों की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो रही है। तो वो सिंपल सी बात है। वाक्यांश क्या है कि जिसका शब्दों का समूह तो है लेकिन वह पूर्ण वाक्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण वाक्य में कर्ता और क्रिया होना अनिवार्य है। लास्ट बस रह गया हमारा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? जिस पंक्ति या वाक्यांश में कर्ता और क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कर्ता और क्रिया, यानी कर्ता और क्रिया तो होना अनिवार्य है ही है। पहले 2 शब्द क्या है बताइए? पहला कर्ता, दूसरा क्या आया? क्रिया। इसके साथ कर्म भी हो सकता हो, बाद की बात है कर्म हो या नहीं हो, लेकिन कर्ता और क्रिया तो होना क्या है? अनिवार्य है। कर्ता को ही क्या कहते हैं? कर्ता को ही कहते हैं उद्देश्य। अंग्रेजी में एक शब्द होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सुना होगा आपने कभी। और क्रिया जो है वो क्रिया पूरा की पूरी क्या कहलाती? विधेय। यानी मैं कहूं अगर कर्ता ही क्या है बताइए? कर्ता ही उद्देश्य है और विधेय। इस टॉपिक को, जब ये टॉपिक आएगा तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। विधेय क्या है आपके सामने बताइए? क्रिया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आगे पीछे हो जाएगा फिर। क्रिया, मैं यहाँ पे क्रिया लिख देता हूँ। और क्रिया आपका सामने क्या है बताइए? उद्देश्य और विधेय। यानी एक वाक्य में, एक वाक्य को बनने के लिए, एक वाक्य को बनाने के लिए 2 चीज़ों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है, कर्ता की और क्रिया की, यानी उद्देश्य की और विधेय की। अगर आपके सामने उद्देश्य है और विधेय है, यानी कर्ता और क्रिया है,
तो वो वाक्य क्या बन सकता है, पूर्ण बन सकता है। कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, सब बात की बात है, अभी हमारा समय यहाँ पे जाया ना करेंगे। जनरल सी बात बताइए, जिस पंक्ति या वाक्यांश में, देखो वाक्यांश पे आ गया क्योंकि इस वाक्यांश में क्रिया नहीं थी, यहाँ पे आ गई। जिस पंक्ति या वाक्यांश में कर्ता और क्रिया अर्थात उद्देश्य और विधेय मौजूद हो तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा राम खाना खाता है, सही बात है। बताइए शब्द कितने, 1 2 3 4, कितने शब्द है बताइए, 4। चलो पद पे आते हैं। बताइए राम कौन सा पद है, बताइए कर्ता पद। खाना यहाँ पे कौन सा पद है, कर्म पद। हाँ बोल सकते हैं, कर्म भी तो आ गया। कर्म का होना नहीं होना वाक्य पे डिपेंड करता है। मैं अभी सिंपल सा वाक्य बना के दिखाता हूँ। और खाता है कौन सा पद है बताइए, क्रियापद। कौन सा पद है, क्रियापद। यानी पद कितने हैं यहाँ पे, 3। और भी मैंने कहा कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य। बताइए खाना खाने का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर खाना खाने का काम तो राम कर रहा है। यानी जो काम करे उसे क्या कहते हैं, कर्ता। और कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य। ये लीजिए। और विधेय क्या होता है, कर्ता के द्वारा यानी उद्देश्य के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय। बताइए कर्ता कौन है, राम। राम के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, राम के द्वारा खाना खाने का काम किया जा रहा है। तो जो कार्य किया जा रहा है उसे पूरा का पूरा क्या कहलाते हैं, विधेय। यानी एक बात और पता चली हमें, क्या, विधेय के अंदर ही कर्म पद भी छुपा हुआ होता है। कब, यदि होगा तो, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए बिना कर्म के वाले वाक्य बनाते हैं। रमेश जाता है, रमेश जाता है, ठीक है। इसको सही लिख देते हैं वापस वाक्य को। चलो दूसरा वाक्य लिखते हैं, राम गया। बस बहुत सिंपल सी बात, राम गया। बताइए यहाँ पे राम कौन सा पद है, आप बोलो सर राम यहाँ पर कर्ता पद है। और गया यहाँ पे कौन सा पद है, बताइए गया यहाँ पे कौन सा पद है, क्रिया पद है। देखो वाक्य बनाया नहीं बना, कर्ता क्रिया से वाक्य बन गया। और राम यहाँ पे क्या है, मैं भी कहूँगा राम यहाँ पे क्या, उद्देश्य। अभी भी मैंने कहा कि कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य। और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय। और विधेय यहाँ पे क्या है बताइए, गया। यानी विधेय के अंतर्गत ही क्रिया भी आएगी और यदि कर्म होगा तो आएगा, क्योंकि बिना कर्म के भी वाक्य बन सकता है। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। और जितना ही मेरे द्वारा पढ़ाया गया है इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।